नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल्य में। आज हम धूमिल की दूसरी कविता अकाल दर्शन पर बातचीत करेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले धूमिल की एक और कविता रोटी और संसद पे बातचीत हम पहले कर चुके हैं। उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में धूमिल की कविता के नाम से सेव है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। अकाल और दर्शन, ये कविता धूमिल के काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में संकलित है। 1972 में ये प्रकाशित हुआ। और ये अकाल और दर्शन जब हम शीर्षक पे बातचीत करते हैं तो इसके पहले हम नागार्जुन की एक कविता अकाल और उसके बाद, जो कि बहुत छोटी कविता है, 8 लाइन की ही, पे बातचीत कर चुके हैं। और उस कविता का वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में सेव है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज बातचीत करेंगे धूमिल की इस कविता पे। ये कविता जो है कि अपने तत्कालीन समय के गरीबी और जनसंख्या नियंत्रण तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं को जिक्र करते हुए आगे बढ़ती है और अंत में क्रांति की खोज पे बातचीत करती है। धूमिल की ये कविता क्रांति की खोज की कविता है, जिसमें क्रांति को खोजते हुए अंत में क्रांति को परिभाषित करते हुए धूमिल दिखाई देते हैं। और इस कविता की एक और खासियत है, जैसा कि मैंने लिख भी दिया है, कि जो नागार्जुन की कविता थी वह अकाल की स्थितियों की वर्णन करती थी, और ये धूमिल की जो कविता है जिसका शीर्षक अकाल दर्शन है, इसमें अकाल के पीछे की व्यवस्थाओं का वर्णन होगा, यानी कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का दर्शन होगा। इस पे बातचीत करते हैं। तो कविता कुछ यूं है कि भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। अब ध्यान से देखिएगा, पहले ही पंक्ति में प्रश्न करते हैं। प्रश्न किससे कर रहे हैं? सामने एक चालाक आदमी का जिक्र है। कवि है और वो चालाक आदमी, दो लोगों में बातचीत संवाद हो रहा है। कवि धूमिल प्रश्न कर रहे हैं कि भूख कौन उपजाता है, अर्थात ये जो भूख है उसको कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, और इस तरह के इरादा को कौन बढ़ाता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ देती है, या उस घृणा को कौन उपजाता है जो आम आदमी के आंखों पर पट्टी बांधकर घास की सट्टी, सट्टी यानी कि मंडी, हम देखेंगे कि बनारस के आसपास के इलाकों में जो बोली बोली जाती है भोजपुरी की, वहाँ मंडी को हम सट्टी के नाम से कहते हैं। और धूमिल भी बनारस के खेवली नामक ग्राम से संपर्क रखते हैं, और खेवली ही उनका गांव ही है। तो वो कहते हैं कि हमें घास की सट्टी में छोड़ दी, सट्टी यानी कि घास की मंडी, यानी कि घास की बाजार में छोड़ देती है। इस तरह की भूख, इस तरह की इरादा और इस तरह की घृणा को कौन उपजाता है? इस तरह के प्रश्नों को सुनने के बाद सामने बैठा वो चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, यानी कि धूमिल की बातों का वो चालाक आदमी सुनने के बाद कोई उत्तर नहीं दिया। वो चालाक आदमी कौन है, उसको समझने के लिए उस चालाक आदमी के प्रतीक के तौर पे हम व्यवस्था को अर्थ में लेते हैं। वो चालाक आदमी उस तत्कालीन समय की राजनीतिक व्यवस्था है, तत्कालीन समय की सरकारें हैं, जो आम आदमी की बातों को सुन के चुपचाप मौन रहती हैं। आगे क्या कहते हैं कि उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरफ फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। अर्थात धूमिल की इतनी प्रश्नों के बाद वो आदमी कुछ न बोल के उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरफ फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। मतलब कि आसपास की गलियों, सड़कों पे और घरों में बच्चों की भरमार को देखते हुए उन्हें बाढ़ की तरफ, यानी कि बाढ़ से जो है कि वो उपमा दे रहा है कि बाढ़ की तरफ फैले बच्चे, बाढ़ शब्द का प्रयोग करते हुए बता रहे हैं। तो बाढ़ जो है, हम देखते हैं कि जब बाढ़ आती है तो वो सारी चीजों को तहस नहस कर देती है और उखड़ पुखड़ मचा देती है। ऐसे ही वो कहना चाहता है कि ये जो बच्चे हैं, जो बहुतायत संख्या में हैं, यही भूख को उपजा रहे हैं, अर्थात यही अकाल
उपजा रहे हैं। अकाल लाने के और भूख उपजाने के मुख्य कारण ये बच्चे ही हैं। बच्चों की संख्या की बढ़ने वाली स्थिति ही है जो भूख को उपजा रही है। और ये कह के हंसने लगा। आगे धूमिल कहते हैं कि मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। धूमिल कह रहा है कि मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। इससे वे भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। धूमिल ने उस चालाक आदमी का हाथ पकड़ते हुए आगे की लाइन कहा कि बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। आप समझ सकते हैं कि ऊपर जो वो आदमी कह रहा है कि बाढ़ की तरफ फैले हुए ये बच्चे, वो एक जनसंख्या की बात कर रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो रही है, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, इसके कारण भूख उपज रही है, इसके कारण अकाल आ रहा है और इसके कारण भूखमरी व्याप्त है चारों ओर। तो धूमिल कह रहा है कि ये जो बच्चे हैं, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। बेकारी का मतलब बेरोजगारी, और बेरोजगारी का मतलब क्या है कि जब आदमी के पास कोई काम धंधा नहीं है, जब आदमी के पास कुछ भी करने को नहीं है, आदमी के पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, तो वो बेकारी के दिनों में और क्या कर सकता है, बच्चे पैदा करने के सिवाय। तो इससे कहते हैं कि इससे वे भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। इससे वे भी का मतलब क्या है कि वो जो बड़े वर्ग के आदमी हैं, जो बड़े वर्ग के लोग हैं, वो भी सहमत हैं कि आदमी बेरोजगारी के दौर में, बेकारी के दौर में कुछ नहीं करता सिवाय बच्चे पैदा करने के, और वो हमारी हालत पे तरस खाकर खाने के लिए जो भी कुछ बचा कुचा है दे देते हैं। वो भी इस बात को कहते हुए ही देते हैं। आगे जब कविता बढ़ती है तो कहते हैं कि उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं। अब बात को समझिएगा, बसंत जो महीना है वो एक सुखद महीना के तौर पे साहित्य में या फिर ऐसे भी हम उसको व्याख्यायित करते हैं। तो उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं, अर्थात जब हम बेकार रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, तो ये बच्चों के जनसंख्या की बढ़ोतरी ही हमें बसंत का अनुभव कराते हैं। अर्थात हमारे पास जब कुछ काम नहीं है तो हम बच्चे ही पैदा करेंगे। लेकिन यही वे भूलते हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध झूलते हैं। लेकिन वे आदमी जो उससे बच्चे पैदा करने की बातों को कहते हैं और बच्चों की बढ़ोतरी संख्या को कहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि पेड़ों पर बच्चे नहीं बल्कि हमारे अपराध फूलते हैं। अपराध फूलने का मतलब क्या है? धूमिल की कविताओं को समझने के लिए हमें एक एक लाइन और एक एक प्रतीकों को बहुत बारीकी तरीकों से समझना चाहिए कि पेड़ों पर बच्चे नहीं अपराध फूलते हैं। जब हम आगे ऊपर की पंक्तियों में समझ चुके हैं कि बाढ़ की तरफ फैले बच्चे हैं और ये बेकारी के बरकत के रूप में देखे जा रहे हैं, धूमिल बता रहे हैं इसको। तो वो जब कह रहे हैं कि पेड़ों पर बच्चे नहीं अपराध फूलते हैं, जब इतने बहुतायत संख्या में बच्चे पैदा होंगे तो जाहिर सी बात है, जब काम धाम की स्थिति नहीं रहेगी, किसी प्रकार का रोजगार नहीं रहेगा, तो दुनिया में अपराध ही रहेगा, अपराध ही फूलेगा, अपराध ही फलेगा। तो वहां वो कह रहे हैं कि दरअसल में पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर दिया। इतनी बातों को होने के बाद, इतनी बातें सुनने के बाद भी वो चालाक आदमी यानी कि उस समय की वो व्यवस्था धूमिल की किसी बात का उत्तर नहीं देता है और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। और वो आदमी इन बातों का उत्तर न देने के अलावा केवल हंस रहा है, लगातार हंसते जा रहा है इनकी बातों को सुन के। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। अब ये पंक्तियां देखिएगा ध्यान से कि वो कह रहा है कि फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर, यानी कि धूमिल की बातों से मुंह मोड़ते हुए, धूमिल की बातों पे बहुत ध्यान न देते हुए आगे जनता के हित में बात करने लगा। मतलब वो कहने लगा कि हम आएंगे तो गरीबी मिटा देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। इस तरह की लुभावनी बातें, जैसा कि आज भी हम देख सकते हैं, अभी भी हमारे चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव चल रहे हैं या फिर देश में आने वाले चुनाव आएंगे, तो हम देखते हैं कि नेतागण आते हैं और बड़े बड़े स्टेजों से कहते हैं कि हम आएंगे तो ये दे देंगे, इस तरह का भत्ता देंगे, इस तरह के पैसे देंगे, ये फ्री कर देंगे। तो वो जो जनता को प्रिय लगती है, जो क्षणिक चीजें हैं, क्षणिक सुखों की बात करता है नेता, वो वोट लुभा के पाता है, उस तरह की बात वो चालाक आदमी करने लगता है। अर्थात जनता के हित में स्थानांतरित होने लगता है, यानी कि जनता के हित में जाके बातें करने लगता है। लेकिन मैंने खुद को समझाया यार, धूमिल
धूमिल कहते हैं स्वयं से कि मैंने खुद को समझाया यार, उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहां कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। धूमिल कह रहा है कि मैंने खुद को समझाया यार, उस जगह खाली हाथ से जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहां कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। धूमिल कह रहा है कि मैंने खुद को समझाया, उस आदमी को समझाते हुए कह रहा है कि उस जगह खाली हाथ जाने से तुम क्यों डर रहे हो? मतलब तुम नेता हो और उस भूखमरी समाज, भूखमरे लोगों के बीच में जाने से क्यों डर रहे हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? वहाँ मतलब कि वहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसका सामना नेता करें, अर्थात किसी के अंदर वो चेतना नहीं है जो नेताओं से जाके अपनी बात कहे। तुम वहां कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो, मतलब कि तुम वहां केवल कुआं को झांकते आदमी की पीठ देख सकते हो। हम देखते हैं कि जब हम कुआं में देखते हैं तो कुआं में हमारा चेहरा नहीं दिखता है, बल्कि हमारी पूरी शरीर की आकृति दिखती है और वो पीठ नुमा होती है। उस तरह से कह रहा है कि जब तुम जाओगे उस समाज, उस आदमियों के बीच में, तो तुम्हें सिर्फ उस आदमी की हालत ऐसी हो गई है जो कुआं को झांकते हुए उनकी सिर्फ पीठ तुम्हें दिखाई देगी। आगे कह रहा है कि और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूं। धूमिल कह रहा है कि ये जितनी सवालें उस चालाक आदमी से कह रहा हूं कि मैं पा रहा हूं कि उन सवालों के सामने मैं खुद को खड़ा हुआ पा रहा हूं। उस मुहावरे को समझ गया हूं और उस सारे मुहावरे को धूमिल समझते हुए खुद अपने ही प्रश्नों के सामने खड़ा हुआ पा रहे हैं अपने आप को। कह रहे हैं कि जो आजादी और गांधी के नाम पे चल रहा है, जिसमें न भूख मिट रही है न मौसम बदल रहा है, अर्थात आजादी और गांधी का जिक्र है। आप देख सकते हैं कि ये कविता जब लिखी जा रही है तो वो दौर जो है कि इंदिरा गांधी के शासन का है और को हुए आजादी प्राप्त हुए अभी 20 साल 20-25 साल ही गुजरे थे। तो आजादी के नाम पे और गांधी जी के नाम पे जो भी चल रहे हैं, चुनाव की जो लहर चल रही है, उससे न आम आदमी का भूख मिट पा रहा है न मौसम बदल रहा है। भूख मिट नहीं पा रही है और न मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने, ये प्रतीक, आप धूमिल की कविताओं में बहुत सारे प्रतीक के तौर पे शब्द आते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। न मौसम बदल रहा है, मतलब परिवर्तन की तरफ संकेत कर रहा है कि न भूख मिट पा रही है, न ही किसी प्रकार का राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आगे कह रहे हैं कि लोग बिलबिला रहे हैं, पेड़ों को नंगा करते हुए पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं। कहने का मतलब लोग बिलबिला रहे हैं। बिलबिलाना जो शब्द है वो अपने आप में एक बहुत ही भयानक स्थिति का वर्णन करता है, बहुत ही विषाद परिस्थितियों का की ओर संकेत कर रहा है। और वो कह रहा है कि लोग उस भयानक स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पेड़ों को नंगा करते हुए पत्ते और छाल खाने पे मजबूर हो गए हैं। अर्थात अकाल इस प्रकार का है और वर्तमान समय की आम आदमियों की इस तरह की भूख बढ़ गई है, इस तरह की भूख है उनमें कि उन्हें खाने के लिए किसी प्रकार का कोई अन्न नहीं है। वो इस प्रकार बिलबिला रहे हैं, इस भयानक स्थिति में पहुंच चुके हैं कि वो पेड़ों को नंगा करके उसके पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं। अर्थात कुछ लोग पेड़ों को नंगा करके पत्ते और छाल खा रहे हैं, कुछ लोग इस भूख से मर जा रहे हैं और कुछ जो हैं वो इतने बड़े हैं, यहाँ पे बड़े समाज यानी कि उस उच्च वर्ग की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस भूखमरी में भी दान कर रहे हैं। धूमिल आगे कह रहे हैं कि जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को शहर की तरफ गा रहे हैं। मतलब क्या है कि जलसों जुलूसों में भीड़ की तरह ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं। जब आदमी के पास कोई रोजगार नहीं है तो वो क्या कर रहा है? इन भुखमरी रूपी जलसों और जुलूसों में पूरी ईमानदारी के साथ अपना प्रतिभाग कर रहा है और इस प्रतिभाग में अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं, यानी कि आनंदित भावना में सोहर को, अकाल को गा रहे हैं। नेतागण इस अकाल को गाते हुए बार बार सांत्वना देने के लिए कह रहे हैं आदमियों से कि मैं आऊंगा सत्ता में तो अकाल खत्म कर दूंगा। इस तरह की बातों को सोहर की तरह एक सकारात्मक पहलू में लेके गाया जा रहा है। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है, अर्थात जो आदमी
इस भूखमरी, इस अकाल के चपेट में है, उसके चेहरों पे भी किसी प्रकार का कोई चेतावनी नहीं नजर आ रहा है। मैंने जब भी उनसे कहा कि देश, शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया। आप देख रहे हैं कि मैंने जब भी उनसे कहा कि देश, शासन और राशन, और आगे डॉट 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 है। इन 3 बिंदुओं का साहित्य में या फिर हिंदी या किसी भी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन 3 बिंदुओं का मतलब है कि ये जो लाइन है ये पूरी नहीं है। अभी इस लाइन को पूरी करने के लिए कुछ और भी शब्द थे जिनको कहने से पहले ही उसको टोक दिया गया है। तो कह रहा है कि मैंने जब भी उनसे कहा कि देश, शासन और राशन, अर्थात वो उस चालाक आदमी से कहना चाह रहे हैं कि जब भी मैंने उस चालाक आदमी से कहा कि देश, शासन और राशन, तब तक पूरी बात न होने के पहले ही उसने मुझे टोक दिया। अक्सर वे मुझे अपराध की असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं। ये देखता है कि इस पंक्ति को किस तरह से व्यंजित करना है कि अक्सर वे मुझे अपराध की असली मुकाम पर, अर्थात जब भी धूमिल देश, राशन और शासन की बात करते हैं, पूरे वाक्य होने से पहले ही उनको वो चालाक आदमी, वो व्यवस्था टोक देती है। अक्सर वे मुझे अपराध की असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं। मतलब कि हमेशा जब भी, अब इसको अर्थ में कैसे लेंगे कि जब भी हम जाते हैं किसी दफ्तर में, किसी भी बड़े अधिकारी के पास, किसी व्यवस्था में बैठे हुए आला दर्जे के अफसर के पास, तो हम एप्लीकेशन देते हैं, किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र देते हैं, तो वो हमें तुरंत तत्काल प्रभाव से हमें एक आश्वासन दे के हमें वापस भेज देते हैं, बल्कि हमें उस असली जो हमारा कारण होता है उससे हमें रूबरू नहीं कराते। तो वो कह रहे हैं कि अक्सर वे मुझे अपराध की असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना कर देते हैं। दो मिलकर है कि मुझे हमेशा उस अपराध की जड़ को खोजने के असली मुकाम पर जाने से पहले ही रोक दिया जाता है। आगे कह रहे हैं कि जिनका आधे से ज्यादा शरीर भेड़िया ने खा लिया है। मैंने बगल में शोषक शब्द लिखा है और एक कह रहा है कि शोषक जो लिखा है वो शोषक भेड़िया, भेड़ियों का, ये भेड़िया जो है वो शोषक का प्रतीक के रूप में यहाँ आया है। कह रहा है कि जिनका आधा से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है, वे इस जंगल की सराहना करते हैं कि भारतवर्ष नदियों का देश है। आधे से ज्यादा शरीर, कह रहे हैं कि जिस व्यवस्था के में हुए अपराध पे के असली मुकाम पे जाने से मुझे रोक दिया जाता है, उस व्यवस्था के आधा से ज्यादा शरीर को भेड़ियों ने खा लिया है, यानी कि शोषक वर्ग ने खा लिया है, और वो इस जंगल की सराहना करते हैं। अब भेड़ियों ने खा लिया का मतलब क्या है कि हम देखते हैं जब एक जंगल होता है, जंगल का राजा शेर है, लेकिन शेर अपने तुरंत यानी कि प्रत्यक्ष रूप में से किसी आदमी को नहीं डराता है, बल्कि वो अपने स्थान पे रहता है और उसके उसके अधिकार क्षेत्र में छोटे छोटे भेड़िए जो बीच के बिचौलिए जो होते हैं, वो आम आदमी को, जंगल के आम परिजनों को डराते हैं। यानी कि जो देश है उसमें एक सरकार होती है, उसमें एक व्यवस्था होती है, और उसमें इन तमाम ऐसे ऐसे भेड़िए यानी कि छोटे छोटे शोषक के रूप में आदमी होते हैं जो उस व्यवस्था को चूक चकनाचूर कर देते हैं। और धूमिल तो ऐसा जिक्र कर रहे हैं कि ये भेड़िए, ये शोषक उस व्यवस्था के आधे से ज्यादा भाग, आधे से ज्यादा शरीर को खा चुके हैं, और वो खाने के बाद इस जंगल यानी कि इस देश की सराहना करते हैं कि भारतवर्ष नदियों का देश है। इस लाइन को समझिएगा कि किस तरह से धूमिल ने प्रतीकों के माध्यम से कविता को रचा है कि वो जंगल की सराहना करते हैं, भारतवर्ष नदियों का देश है। बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है, कि वो जो शोषक वर्ग है वो भारत को इस बार नदियों का देश बताकर सराहना कर रहा है, लेकिन ये जो ख्याल उसके मन में आया है वही उसकी हत्या करने पे उतारू है, क्योंकि इस बार उसको पानी ने मारा है। उस देश में पानी का अकाल पड़ गया है। जिस देश की सराहना वहां के भेड़िए, वहां के शोषक वर्ग ने नदियों का देश करके कहा था। धूमिल की लाइनों को पढ़ने पे एक अलग सा रोमांच होता है कि जिस शोषक वर्ग से वो भारतवर्ष को नदियों का देश कहलवा रहे हैं, उसी नदियों के देश कहलवाने का जो वाक्य है वो उनकी हत्यारा के रूप में उभर के आ रहा है। नीचे आप ध्यान से देखिए
कि वे इस जंगल की सराहना कर रहे हैं, अर्थात वो शोषक वर्ग इस जंगल की सराहना तो कर रहा है, लेकिन कहते कहते कह रहा है कि भारतवर्ष नदियों का देश है। और जब ये कह रहा है कि नदियों का देश है, उसके कुछ ही समय बाद ये वाक्य उसके ऊपर हत्या के रूप में, हत्यारे के रूप में उसका पीछा कर रही है, क्योंकि कुछ ही समय बाद अकाल पड़ता है और पानी और सूखा पड़ता है। तो उस भारतवर्ष नदियों के देश में पानी ने मारा, यानी कि सूखा ने ही मारा है और भूखमरी फैली हुई है। आगे कह रहे हैं कि मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते, अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते, जो पूरे समुदाय से अपनी गीजा वसूल करता है, कभी गाय से और कभी हाय से। यह सब कैसे होता है मैं उन्हें समझाता हूँ। कह रहे हैं कि मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते, यानी कि वे किसके प्रति? वो आदमी जो इस भुखमरी का शिकार है, वो इस असलियत को नहीं समझ रहा है, अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत को नहीं समझ रहा है, अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत को नहीं समझ रहा है, जो पूरे समुदाय से अपनी गीजा वसूल करता है, कभी गाय से कभी हाय से। गीजा शब्द का मतलब है, गीजा का मतलब होता है खुराक। और खुराक ये बड़े लोगों, शोषक वर्ग की बात कर रहे हैं कि वो इस छोटे छोटे आदमियों से, कभी गायों से कभी हायों से अपनी खुराक को वसूल कर रहा है, अर्थात पूरे समुदाय को की खून चूसते हुए अपनी गिजा और अपनी खुराक को वसूल कर रहा है। ये सब कैसे होता है मैं उन्हें समझाता हूँ, और ये सारी प्रक्रिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने समाज को, उस शोषित समाज को समझाने की बात कर रहे हैं, जो शोषित समाज भुखमरी का शिकार है, अकाल का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है। उन्हें समझाते की बात कर रहे हैं कि ये सब किस तरह से चल रहा है। मैं उन्हें समझाता हूँ कि यह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है। वो पूछ रहे हैं कि वो समझाते हुए पूछ रहे हैं कि ये कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है, कि जिस उम्र में, अब धूमिल की ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र की मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। वे चुपचाप सुनते हैं। धूमिल उस चालाक आदमी और व्यवस्था से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा ये नुस्खा है, प्रजातांत्रिक कौन सा नुस्खा है, कि जिस उम्र में मेरी माता यानी कि मेरी माँ के चेहरे पे झुर्रियों का पपड़ी बन चुकी है, ये झुर्रियां जो हैं वो दिख रही हैं और बुढ़ापे की ओर संकेत कर रही हैं, बल्कि उसी उम्र में मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका यानी कि नवयुवती के चेहरे सा लोच है, नवयुवती के चेहरे सी खूबसूरती है। अब इन लाइनों को अव्यंजित करने के लिए इस तरह से समझना चाहिए कि जुमित करें कि ये कौन सी व्यवस्था है, कि मेरी माँ जिसके चेहरों पे वो झुर्रियां हैं, काम करते करते हुए वो झुर्रियां पपड़ी बन चुकी हैं और पूरा चेहरा रूखा सूखा जैसे तैसे बना हुआ है, और उसी उम्र में बैठी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे यानी कि उस नवयुवती के नए युवती के चेहरे की तरह खूबसूरती है। मतलब वो एक शोषित और शोषक समाज के बीच की खाई को बता रहे हैं, बीच के अंतर को व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह से समाज दो धड़ों में बटा हुआ है। एक जो काम करते करते झुर्रियों के तले दबा जा रहा है, एक जो बिना काम किए उस काम की हुई काम किए गए समाज के बल पे खा रहा है, जी रहा है और अपनी खूबसूरती को दुनिया में बयां कर रहा है। तो वो कहते हैं कि वो चुपचाप सुनते हैं और वो व्यवस्था चुपचाप सुनती है। वो व्यवस्था चुपचाप सुनती है। वो व्यवस्था क्या? वो व्यवस्था को तो बता ही रहे हैं, वे अपने उस समाज को भी बता रहे हैं, उस आम आदमी के समाज को भी बता रहे हैं जो समाज भुखमरी और अकाल का शिकार है, और वो इन धूमिल की बातों को चुपचाप सुन रहा है समाज। और वो कह रहा है कि धूमिल कह रहे हैं कि उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है। धूमिल जब जाते हैं उन भुखमरी और अकाल के दबोच में आए हुए व्यक्तियों के पास, उस समाज के पास, आम आदमी हाशिए पर जो समाज है उसके बीच जाके ये सब चीजें जब बताते हैं, तो वो देखते हैं कि उस हाशिए के समाज की आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, और क्या है कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ है। धूमिल कह रहे हैं कि उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा का भी भाव है, संकोच भी है किसी बात को कहने में,
और क्या क्या है धूमिल को स्वतः खुद नहीं पता चलता कि उनकी आंखों में क्या क्या है। आप देखते हैं कि हमारी आंखें बहुत कुछ बताती हैं, बहुत कुछ बयां करती हैं। वैसे ही धूमिल उनकी आंखों को देखते हुए कुछ चीजें तो जानते हैं जिसमें पछतावा, संकोच और विरक्ति है, पर कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी आंखों में दबी हुई हैं। कह रही हैं कि वे इस कदर पस्त हैं, वो इस हाल में हारे हुए हैं, इस हाल में थके हारे हैं कि वो तटस्थ हो गए। वो एक तटस्थ भावना से ग्रसित हो गए हैं और कह रहे हैं कि और मैं सोचने लगता हूं कि इस देश में एकता की और दया की अकाल पूंजी है। कह रहे हैं कि मैं इन सारी चीजों को सोचने के बाद और उन लोगों को समझाने के बाद भी देख रहा हूं कि वो चुपचाप सुन रहे हैं। बस उनकी आंख में विरक्ति और संकोच, पछतावा तो है, पर उनमें वो इस कदर हार गए हैं कि वो बिल्कुल तटस्थ हैं। उनको किसी तरह की कोई क्रांति नहीं है, उनके अंदर किसी प्रकार की किसी चेतना की जागृति नहीं है उनके अंदर, और वो इस व्यवस्था के बारे में भी अनभिज्ञ से नजर आ रहे हैं। फिर कह रहा है कि मैं सोचने लगता हूं कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। कह रहे हैं कि इतनी तरह के विभेदों के बाद, समाज के इतने स्तर के बाद भी मैं सोचने लगता हूं कि इस देश में जब कहीं युद्ध होता है तो हम एक हो जाते हैं, हमारी एकता जग जाती है, और जब कहीं अकाल पड़ता है तो दया भावना उमड़ जाती है। लेकिन क्रांति, आगे कह रहे हैं कि क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चों के हाथों की जूजी है। कह रहे हैं कि किसी देश में, इस देश में एकता युद्ध के समय निकलती है, युद्ध के समय एकत्रित होते हैं सब, एकता उभर के आती है। अकाल के समय दया उभरती है, दया उमड़ती है। लेकिन जो क्रांति है इस देश में, यहाँ के जो है असहाय लोगों के बीच अबोध बच्चे के हाथों की जूजी है। जूजी का मतलब खिलौना है। क्रांति ऐसा हो दिखने को मिल रहा है इस देश में, जो छोटे से बच्चों के हाथों में घुनघुने की तरह, खिलौने की तरह प्रतीत हो रही है। मैंने पहले ही कहा था कि ये कविता क्रांति की खोज की कविता है। धूमिल यहाँ अकाल के पीछे चल रही व्यवस्थाओं के बीच, आम आदमी के बीच किस तरह की क्रांति चल रही है, क्या क्रांति का स्वरूप है, इसकी खोज करते हुए, इसकी पड़ताल करते हुए नजर आते हैं। पूरी कविता पे एक बार और बातचीत जब हम करें तो ये कविता अकाल अकाल में उस तत्कालीन समय के राजनीतिक व्यवस्था, जनसंख्या और गरीबी की बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहा है। धूमिल बहुत सारे प्रश्न भी करते हैं कि आखिर उस मेरी माँ और बगल में पड़ोस की महिलाओं के जो उसके चमड़ियों की जो रंग और रूप है उसमें इतने अंतर कैसे हैं, उस उसकी जो स्थिति है उसमें इस बीच में इस किस तरह की ये खाई हुई है कि एक उसी उम्र की महिला खूबसूरत है, एक उसी उम्र की महिला झुर्रियों के तले दबी हुई चेहरा लिए हुए है। तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और समाज के बीच बड़े और दो धड़ों के बीच की बात कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि इस देश में जब युद्ध होता है तो एकता होती है और अकाल में दया उमड़ जाती है। और लेकिन क्रांति क्रांति जो है असहाय लोगों के बीच, आम आदमी लोगों के बीच अबोध बच्चे, अबोध का मतलब जिसको किसी प्रकार का कोई बोध ही नहीं है, उस अबोध बच्चे के हाथों की जूजी, यानी कि उस अबोध बच्चे के हाथों का खिलौना बनती प्रतीत होती नजर आ रही है। तो उम्मीद करता हूं कि धूमिल की ये कविता आपको समझ आई होगी, आप समझ सके होंगे कि उस समय जब अकाल के पीछे की जो व्यवस्था है वो किस तरह से काम कर रही थी, और कहीं ना कहीं वो व्यवस्था आज भी आपको गाहे बगाहे या फिर हफ्ते 10 दिन पे या फिर किसी किसी को तो लगातार देखने को मिल जा रही होगी, क्योंकि आज भी हम हमारे जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं उसी तरह से काम कर रही हैं। अभी भी उस क्रांति की खोज जारी है जिस क्रांति की खोज धूमिल ने इस कविता में अंतिम में जाते जाते किया है। तो ऐसे ही कविताओं पे बातचीत करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब तो नेट की एग्जाम भी आ गए हैं और एग्जाम डेट भी पता चल गया है, तो हम लगातार बिना किसी यूट्यूब के किसी भी इस भ्रामक चैनलों के किसी भी इंफॉर्मेशन वीडियो के बीच में न पढ़ते हुए सिलेबस की ओर ध्यान देंगे और सिलेबस पे बातचीत करते हुए सिलेबस के
एक एक विषय को पढ़ के हम परीक्षा में एक पूरे समग्र सिलेबस को पढ़ के ही जाएंगे और एक अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए आप हिंदी वात्सल्य के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार हिंदी के और यूजीसी नेट के हिंदी सिलेबस के हर एक टॉपिक पे बात करते हुए रोज हम बात करते हुए मिलेंगे आपको, और इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे जब तक कि यूजीसी नेट परीक्षा हो ना जाए। और हम उम्मीद करेंगे कि ये पूरे सिलेबस के हर एक टॉपिक पे बातचीत करें। अभी कविताओं का क्रम चल रहा है, तो ये कविताएं चलेंगी। आगे हम ऐसे ही कहानियों, उपन्यासों और भी विधाओं पे बातचीत करते हुए, हिंदी साहित्य के इतिहास पे बातचीत करते हुए, आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि उस विशेष टॉपिक पे भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और चैनल को शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो प्राप्त हो। और चैनल पे ये जो वीडियो है, जो कविता है धूमिल की अकाल दर्शन, इसको अगर आप देख रहे हैं तो धूमिल की एक और कविता रोटी और संसद, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। और अगर ये कविता और इस कविता की व्याख्या सुनने के बाद आपको पसंद लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो ऐसे में तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।